टॉपिक्स आपके पास है इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। इतने ही नहीं है, और भी हैं, चलो पहले इतना देखते हैं। फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सबसे पहले राइट चैप्टर का नाम क्या है मैम? चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में ही क्यों? क्योंकि फ्लावर के अंदर ही होते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर, राइट। फ्लावर के अंदर ही होते हैं ना मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, और मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ही डेवलप करेंगे मेल एंड फीमेल गैमीट को, देन उनमें होगा फर्टिलाइजेशन एंड द कंप्लीट स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए साइट क्या है, लोकेशन क्या है, कहां पर हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फ्लावर में हो रहा है भाई। किसी भी प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है? फ्लावर के अंदर होता है। तो फ्लावर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना। सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? फ्लावर को पढ़ना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा कि ये कैसे बना, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के अंदर फर्दर और क्या क्या डिविजन्स हैं, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। समझ गए इतनी बात? आगे देखोगे हम जब देख लेंगे कि फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं, वो कैसे बना, उसका क्या स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग, फिर हम आ जाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर के ऊपर, ठीक है। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर क्या है आप सब समझते हो, है ना। 9th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, 11th में तो सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ के आए हो। कौन से चैप्टर के अंदर याद है सभी को? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा है ना सभी ने। मॉर्फोलॉजी के अंदर सबने अच्छे से पढ़ा है कि क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर? दे आर एंड्रोशियम। सबने पढ़ा है ना एंड्रोशियम? पढ़ेंगे हम उसे यहाँ पर। मैम जब पढ़ लिया तो फिर से क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि उसके अंदर फर्दर और कितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, और क्या उसके एक एक लेयर, एक एक उसकी सेल, हर चीज की आपको अब करनी है क्या? डिटेल स्टडी, ठीक है। वो आप करोगे यहां पर। देन मैम ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? ये तो हमने नहीं पढ़ा, ये तो हमने नहीं पढ़ा, राइट। क्योंकि आपको नहीं पता, अभी आप नहीं पढ़ चुके हो 11th क्लास में, राइट। नहीं पढ़ा आपने कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर के अंदर होते हैं क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट। और वो ही करते हैं एक प्रोसेस जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है मैम ये प्रोसेस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स। मैम ये तो नेक्स्ट टॉपिक है। यस एग्जैक्टली, पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस से। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को अगर आप टर्म से समझोगे तो ये बना है दो टर्म से, ठीक है। ये बना है दो टर्म से, माइक्रोस्पोर, ओके, माइक्रोस्पोर प्लस जेनेसिस, ओके। जेनेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, राइट। एंड हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करने की, तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर ना इतनी बात? तो माइक्रोस्पोर क्या है मैम? माइक्रोस्पोर के ही अंदर बहुत सारे होंगे कुछ चेंजेस, ठीक है, पीरियोडिक चेंजेस, ठीक। अब ये जो चेंजेस होंगे, ठीक, ये जो चेंजेस होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो मैच्योर होगा। कौन मैच्योर होगा मैम? देखो यहां देखो, आपने देखा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर के बारे में कि मैम वो होते हैं एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम के बारे में, राइट, एंड्रोशियम के बारे में आपको पता होगा, राइट, कि एंड्रोशियम क्या है, ओके। एंड्रोशियम क्या है? एक्चुअली एंड्रोशियम इज अ ग्रुप ऑफ स्टैमेंस, राइट। ये अभी आप आगे भी देखने वाले हो फ्लावर के अंदर। एक्चुअली एंड्रोशियम इज ग्रुप ऑफ स्टैमेंस, ठीक है। एक फ्लावर के अंदर जितने भी स्टैमेंस प्रेजेंट हैं उन सबको कलेक्टिवली कहा जाता है एंड्रोशियम, ठीक है। अब स्टैमेन पे बात रुक तो नहीं जाएगी, स्टैमेन का भी आपने 11th में पढ़ा है कि स्टैमेन के भी होते हैं फर्दर दो पार्ट्स। कितने पार्ट होते हैं बच्चों? स्टैमेन के दो पार्ट। कौन कौन से मैडम? एंथर एंड फिलामेंट। समझ के इतना? एंथर एंड फिलामेंट। अब एंथर ही जो है वो हमारी कहानी का हीरो है। क्यों? क्योंकि एंथर के अंदर होने वाली है सारी की सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है, गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस। ध्यान से समझना, यहां पर मैं आपको बताने वाली हूं दो टर्म्स, ठीक है। यहां पर मैं आपको बताने वाली हूं दो टर्म्स, ध्यान से समझेंगे। एंड्रोशियम एंड ग्रुप ऑफ स्टेमन अभी आप फिर से पढ़ोगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर में, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो टर्म समझना, ठीक है, दो टर्म समझना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ओके, प्री फर्टिलाइजेशन
स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, राइट। मैम ये तो सुना सुना लग रहा है, ये तो सुना सुना लग रहा है, ये तो हमने बुक में भी देखा है, राइट। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। दूसरा हमें देखना है यहां पर क्या, गैमीटोजेनेसिस, राइट, गैमीटोजेनेसिस। ये दोनों हेडिंग आप लोगों को ये दोनों ही हेडिंग, ठीक है, समझना क्यों जरूरी है। देखेंगे यहां मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ठीक। किसी भी फ्लावर के अंदर टर्म में लिखा है कि प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। तो फर्टिलाइजेशन के पहले बनने वाले सारे स्ट्रक्चर्स और फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाली सारी प्रोसेसेस, इवेंट्स किस हेडिंग के अंदर आएंगे, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के अंदर। क्या इतनी सी बात में कोई दिक्कत परेशानी है किसी को, बता देंगे जरा, क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है। फर्टिलाइजेशन के पहले बनने वाले सारे स्ट्रक्चर्स और होने वाली सारी प्रोसेसेस को हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आप ये भी देखोगे कि जब स्टेमन डेवलप हुआ फ्लावर के अंदर, है ना, पिस्टिल डेवलप हुआ, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, राइट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कुछ भी कह सकते हैं, है ना, तीनों टर्म यूज कर सकते हैं हम। ये दोनों का बनना किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। फिर फर्दर डेवलपमेंट होना कि स्टेमन डेवलप करेगा, फिर एंथर मैच्योर होगा, राइट, एंथर के अंदर बनने वाले हैं पॉलन ग्रेन्स, तो एंथर मैच्योर होगा। क्लियर इतनी बात। अब एंथर मैच्योर होगा, फर्दर डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, फिर वो अपने अंदर करेगा प्रोसेस, कौन सी, मेल गैमीट को बनाने वाली। वो कौन सी है, अभी देखा हमने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर, कौन सी प्रोसेस करेगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को करेगा। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी एक प्रोसेस है जो क्या कर रहा है, मेल गैमीट को बना रहा है। तो मतलब अभी तो मेल गैमीट बन ही रहा है ना, फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ ना। तो ये सारी प्रोसेस किसके अंदर आ गई, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले वाले इवेंट के अंदर। क्लियर इतनी बात। तो फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बनना, डेवलप होना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बनना, प्रॉपर्ली डेवलप होना, मैच्योर होना, देन उनके अंदर मेल एंड फीमेल गैमीट का बनना, ठीक है। ये दोनों ही प्रोसेसेस दोनों ऑर्गन के अंदर जो होती हैं, ये सब काउंट होती हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के अंदर। इस हेडिंग से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज और इसके अंदर से निकल कर आएगी, दैट गैमीटोजेनेसिस। मैम कई जगह पर एग्जाम में या कहीं भी चीजों में लिखा होता है कि गैमीटोजेनेसिस, तो ये वाली हेडिंग तो हम कहीं देख ही नहीं रहे। हाँ, ये वाली हेडिंग तो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही, तो ये कुछ अलग से नहीं है। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, जैसे आप देख रहे हो माइक्रोस्पोर प्लस जेनेसिस का मतलब क्या निकल के आया कि माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करने वाली प्रोसेस। सिमिलरली यहां मतलब निकल कर आएगा कि गैमीट को प्रोड्यूस करने वाली प्रोसेस। तो गैमीटोजेनेसिस के अंदर तो दोनों ही प्रोसेसेस आ जाएंगी, राइट। कौन कौन सी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड सिमिलरली मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन, फॉर्मेशन। क्लियर इतनी बात। तो गैमीटोजेनेसिस में आप इन दो प्रोसेसेस को इंक्लूड करोगे। कौन कौन सी, मेल गैमीट का फॉर्मेशन एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन, दैट मींस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर है ना इतनी बात कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस को हम कह सकते हैं गैमीटोजेनेसिस, क्योंकि ये दोनों मेल एंड फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करने की प्रोसेसेस हैं। लेकिन गैमीट का बनना फर्टिलाइजेशन के होने के पहले वाली प्रक्रिया है, इसलिए, राइट, इसलिए गैमीटोजेनेसिस भी एक प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर या इवेंट ही है। क्लियर है इतनी बात। क्या इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, बताएंगे तो हम आगे बढ़ जाएं। फटाफट से बताएंगे, क्या इतनी बात में कोई भी कंफ्यूजन है। देखेंगे कि इतनी प्रोसेसेस आप देखोगे, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर समझोगे, देन आप पढ़ोगे कि फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन कैसे होगा। अब यहां पर पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक की बात मैम अभी भी रह गई ना। पोलन ग्रेन्स क्या है, ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू आप माइक्रोस्पोर को बना रहे हो, इन्हीं के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद, ठीक है, काफी सारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इनके अभी भी बाकी हैं, काफी सारे चेंजेस इनके स्ट्रक्चर में होना अभी भी बाकी हैं, ठीक है, जो जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं वैसे वैसे वो चेंजेस इनके अंदर आते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स में आते हैं। और
उन स्ट्रक्चर्स में आए हुए चेंजेस के बाद वाली स्टेज में हम उन्हें नाम दे देते हैं पोलन ग्रेन। सिमिलरली बात आ जाती है एम्ब्रियो सेक की भी। ठीक, अब इन चीजों में अभी आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम टॉपिक वाइज स्टडी करने वाले हैं। जैसे ही हम इस टॉपिक पर आएंगे तो हम उसे इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इतना समझ आ गया कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है ना, ये सारे टॉपिक हमारे इसके अंदर कवर अप होने वाले हैं। ठीक, देन हम आ जाएंगे कहां पर, अभी अगर आप सोचोगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में आपको क्या पता है कि मेल एंड फीमेल गैमीट बन गए, तो अब डायरेक्टली क्या होता है फिर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। हाँ, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले, ठीक, यहां पर क्या होता है, मेल गैमीट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट कैसा होता है, मोटाइल होता है, वो मूव कर सकता है, राइट, तो वो मूव करके पहुंच जाता है फीमेल गैमीट की तरफ। लेकिन यहां पर फ्लावर्स के केस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में एक आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंस। क्या डिफरेंस है मैम? डिफरेंस ये है कि यहां पर मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल, दोनों ही मूव नहीं कर सकते। ना ही मेल जा सकता है फीमेल के पास और ना ही फीमेल जा सकती है अपने मेल के पास। अब बताओ कैसे होगा फर्टिलाइजेशन? बताओ कैसे फर्टिलाइजेशन हो सकता है जब तक मेल एंड फीमेल गैमीट का मिलन ना हो? तो ये कैसे होगा? इसको प्रोसेस को करवाने के लिए यहां पर फ्लावर्स को जरूरत होती है, प्लांट्स को जरूरत होती है कुछ एजेंट्स की। ठीक है, ये यूज करते हैं कुछ एजेंट्स। ठीक, अब ये एजेंट्स कौन से आएंगे भाई? हाँ, कोई टीम है क्या इनकी एजेंसी है? ये एजेंट्स हैं सारे नेचर में ही अवेलेबल। ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स हैं, विंड से भी होता है, राइट, बायोटिक भी हैं एजेंट्स, एबायोटिक भी हैं एजेंट्स। इन सारे एजेंट्स को, ठीक है, इन सारे एजेंट्स को आप पढ़ोगे पॉलिनेशन के अंदर। मैम पॉलिनेशन तो आपने बताया ही नहीं। अरे भाई, ये जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को मिलाने की प्रोसेस एजेंट्स कर रहे हैं ना, क्योंकि वो दोनों नॉन मोटाइल है, तो मेल एंड फीमेल गैमीट को मिलाना। ठीक है, फीमेल गैमीट तो फिर भी बैठा रहता है अपनी जगह पर, ठीक, वो नहीं जाता कहीं। मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट जो कि किसके अंदर है, पोलन ग्रेन के अंदर। अभी इस बात कहानी में बिल्कुल उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम उस टॉपिक में इस चीज को इन डिटेल पढ़ लेंगे। ठीक है ना, अभी बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं है। तो मेल गैमीट को लेकर आना है आपको फीमेल गैमीट के पास। किसे लेकर आना है? पॉलिनेशन को करवाने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स को लेकर आना है। क्लियर? तो मेल गैमीट के फीमेल गैमीट तक लेकर आने की प्रोसेस जो कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स करवा रहे हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी कि पॉलिनेशन क्या है। कुछ नहीं है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू द फीमेल गैमीट, दैट्स इट। अब ये क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो नॉन मोटाइल है, तो वो कैसे करते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट्स की मदद से। ठीक, अब पॉलिनेशन जो है वो भी अलग अलग तरह से होता है, उसके भी कुछ टाइप्स हैं। तो आप पढ़ोगे काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, देन आप पढ़ोगे कि कौन कौन से एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, बायोटिक, एबायोटिक, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, राइट। तो वो सारी चीजें आप पढ़ोगे एजेंट्स में। देन आप देखोगे कि पॉलिनेशन, अगर पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो मेल एंड फीमेल गैमीट तक पहुंचने वाली प्रोसेस है, ये प्रक्रिया अगर एक ही फ्लावर में बार 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 एक ही प्लांट के, राइट, एक प्लांट के अंदर जो जितने भी फ्लावर्स हैं सबका जेनेटिक मटेरियल सेम, राइट, सबका जेनेटिक मटेरियल सेम, राइट ना। तो अगर बार 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 सेम जेनेटिक मटेरियल के बीच में होता रहेगा पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन, तो क्या होगा? सेम कॉपीज बनती जाएंगी, बनेंगी या नहीं? सेम टू सेम कॉपीज अगर डेवलप होती जाएंगी तो उससे क्या होगा? नई वेराइटीज आना कम हो जाएंगी। तो नई वेराइटीज को बनाए रखने के लिए और सेम टू सेम कॉपीज का नंबर बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, उस चीज को रोकने के लिए, ये जो मैं सेम टू सेम कॉपीज बनने की बात कर रही हूं, इसे हम साइंटिफिकली कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब मैम ये टर्म आपने कहां से ले आए? हाँ, नो वरी, इनब्रीडिंग में भी अभी उलझने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, ये सारी जितनी भी टर्मिनोलॉजी अगर हम यहीं पर समझने लग जाएं तो हम सारे टॉपिक यहीं पर पढ़ लेंगे। हमें तो टॉपिक वाइज स्टडी करनी है ना, राइट। तो तब के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तब के लिए कुछ छोड़ देते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो मैं आपको समझा रही हूं, इसमें होता है क्या कि जितना भी अगर नंबर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट में एक ही जेनेटिक मटेरियल वाले फ्लावर के अंदर अगर बार बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो उसे रोकना और उसे वैरायटी ऑफ पोलन ग्रेन के साथ इंट्रोड्यूस करवाना, मतलब इंटरनली जितनी भी ब्रीडिंग डिवाइसेस चल रही थी उनको रोककर आउट ब्रीडिंग करवाना, बाहर से लाके पोलन ग्रेन को
ब्रीड करवाना। तो इस प्रोसेस को आप पढ़ोगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर। आई होप इट्स क्लियर। आगे देखोगे पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। अब फाइनली पोलन ग्रेन आ गया ना, आ गया, कहां आ गया, पिस्टल के पास आ गया। पिस्टल के ऊपर क्या हो गया, लैंड हो गया। पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट का काम खत्म। क्या काम था उसका, पोलन को लाके पिस्टल के ऊपर लैंड करवा देना, ठीक है ना भाई। नॉन मोटाइल थे ना, लेकर आ गए, अब अपनी प्रोसेस आप खुद करो, राइट। अब ये जो पिस्टल है, ये जो पिस्टल है, इसका जो सबसे अपर पार्ट होता है, ठीक है, इसका जो सबसे अपर पार्ट होता है मैम कौन सा होता है भाई, आपको पता है, आपको पता है कौन सा होता है मैम? नहीं पता, हम तो भूल गए, हम तो भूल गए। तो भाई हमने आपको वादा किया था कि पूरे बेसिक से पढ़ाने वाले हैं, राइट। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में फिर से सारे पार्ट्स, ठीक है। बिल्कुल आपको लगेगा मैम 9th में पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़ चुके हैं, स्टिल हम वो सारी चीजें फिर से पढ़ेंगे, डोंट वरी। यहां देखो पोलन और पिस्टल के बीच में होता है इंटरैक्शन, ठीक। पोलन और पिस्टल के बीच में होता है इंटरैक्शन। उस इंटरैक्शन की वजह से फिर डेवलपमेंट होता है एक ट्यूब का, जिसके थ्रू पोलन ग्रेन के अंदर से मेल गैमीट निकल के पहुंचता है अंदर, जो बिल्कुल छुप के बैठा हुआ है फीमेल गैमीट, उस तक वो मेल गैमीट पहुंचता है, ठीक है। ये सारी भी एक प्रोसेस है जो कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के अंदर आपको पढ़ाई जाती है। क्लियर इतनी बात। देन फाइनली जब मेल एंड फीमेल गैमीट का मिलन हो चुका है तो होगा फर्टिलाइजेशन। ओके, अब मैम फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन था, ये डबल क्यों लिख दिया? क्योंकि यहां पर होता है 2 बार फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट एक नहीं होता, फीमेल गैमीट एक ही होता है, लेकिन मेल गैमीट आते हैं 2, ठीक है। हर एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हमेशा 2 मेल गैमीट आकर फ्यूज होते हैं। फीमेल गैमीट एक ही होता है, तो मैम वो जो दूसरा वाला मेल गैमीट था वो किसके साथ फ्यूज हुआ? इस क्वेश्चन मार्क को बनाए रखो अपने माइंड में जब तक हम ना पहुंच जाएं डबल फर्टिलाइजेशन के टॉपिक पर, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, सीरियसली इतनी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन पढ़ने में आपको मजा आने वाला है, ठीक है। ये होगा आपका डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहां पर 2 मेल गैमीट हो रहे हैं फर्टिलाइज्ड। क्लियर इतनी बात। देन आप देखोगे फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाले स्ट्रक्चर्स हैं ये, फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाले स्ट्रक्चर्स हैं ये, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो एंड सीड। ओके, इन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये प्रोसेस हमें समझनी है। देन हमें समझना है कि एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी टर्म्स को मैं आपको कहूंगी कि आप अभी इन्हें क्या करो, बचा के रखो, ठीक है। ये चैप्टर के एंड में पढ़ने लायक टॉपिक ही है। जब आप इन सारी प्रोसेसेस को समझ चुके होगे तब ही आपको ये चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो अभी से हम इसका लोड अपने ऊपर नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट टॉपिक से। कहां से स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट टॉपिक से, विच इज फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अच्छा, कभी सोचा है ये जो टर्म, ये जो लाइन इतनी चली आ रही है दैट फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन, ये फैसिनेटिंग वर्ड इसके आगे क्यों यूज किया, क्यों यूज किया फैसिनेटिंग? क्या है फ्लावर में ऐसा फैसिनेटिंग? भाई क्यों नहीं है? हाँ, फ्लावर को अगर फैसिनेटिंग नहीं कहेंगे दुनिया में तो किस चीज को कहेंगे? कहां किस तरह से हम फ्लावर को यूज नहीं कर सकते बताइए। हाँ, अगर आपको किसी हैप्पीनेस को शो करना है, राइट, यू वांट टू एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस, तब भी आप यूज कर सकते हो फ्लावर। ग्रीफ को एक्सप्रेस करना है तब भी आप यूज कर सकते हो फ्लावर। आपको क्या करना है, पूजा अर्चना करनी है, तब भी आप यूज करते हो क्या, फ्लावर्स। करते हो या नहीं, बताओ, करते हो या नहीं? जब भी आप किसी फ्लावर वैली में घूमने जाते हो कितना एक्साइटिंग फील करते हो, कितना फैसिनेटिंग फील करते हो, दैट वाओ व्हाट अ थिंग इज। हाँ, ये नेचर क्या है, कितनी ज्यादा वैरायटी यहाँ पर है, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स यहाँ पर हैं। हाँ, करते हो ना, करते हो एक्सप्लोर, लगता है फैसिनेटिंग, तो इसीलिए यूज किया गया है दैट फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। अब ये फ्लावर जो है वो एंजियोस्पर्म का ही ऑर्गन है, राइट, एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाला फ्लावर जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स अवेलेबल हैं। जरूरी नहीं है एक ही फ्लावर में दोनों हो, ऐसा भी कंडीशन होता है कि एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही है, एक में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही है, ठीक है। हर तरह की कंडीशंस अवेलेबल है, ओके। लेकिन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले फ्लावर तो किसके अंदर हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही हैं। इससे पहले जो लोअर प्लांट्स होते हैं, एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब चीजें आपने 11th में पढ़ी हैं, प्लांट किंगडम आपने 11th में पढ़ रखा है, राइट। आई होप आप सबको याद भी होगा। तो आपने पढ़ा है दैट एल्गे, ब्रायो, टेरिडो, एंजियो एंड जिम्नो, दीज आर द डिविजन्स ऑफ प्लांट किंगडम, राइट। तो एल्गे, ब्रायो एंड टेरिडो, इनमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर्स दैट मींस फ्लावर्स अवेलेबल नहीं थे। ये कहां आए,
एंजियोस्पर्म्स में आए। इसीलिए ये बार बार टर्म आ जाता है एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म। समझ गए ना इतनी बात? बस यहां पे आप समझ गए कि फ्लावर की वैल्यू कितनी ज्यादा है, और फ्लावर कहां आया? सबसे पहले आया हमारे पास एंजियोस्पर्म्स में। फ्लावर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अदर देन दैट, किसी एक बायोलॉजिस्ट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, अगर हम बायोलॉजिस्ट की बात करें, राइट, बाकी सारे अगर किसी भी नॉर्मली अगर हम जनरली किसी से भी जाके पूछेंगे तो उन सब के लिए भी फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर की इंपॉर्टेंस क्या है कि वो मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली दोनों ही तरीके से। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब क्या होता है? आई होप आप सब समझते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज का जब हम पढ़ते हैं क्या? आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है, कि उसका आउटर अपीयरेंस कैसा है, उसके आउटर हमको कितने पार्ट्स विजिबल हैं, और उसका आउटर स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं, राइट। मॉर्फोलॉजी की स्टडी में हम ये सब करते हैं। तो हमें मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली ये जो फ्लावर्स हैं किसी भी बायोलॉजिस्ट के लिए भी उतने ही फैसिनेटिंग है जितने किसी नॉर्मल पर्सन के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बायोलॉजिस्ट उस चीज को स्टडी करेगा, फ्लावर को स्टडी करेगा, उसके अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेगा, तो उसको इतनी इंपॉर्टेंट इतनी फैसिनेटिंग सी प्रोसेसेस देखने को मिलेंगी जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बहुत ही अलग है, राइट, बहुत ही अलग है। देखा अभी हमने कि यहां पर क्या हो रहा है? डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, राइट। अब फ्लावर का स्ट्रक्चर को समझने के लिए, राइट ना, फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम उसे 2 पॉइंट में डिवाइड करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। बहुत ही छोटा टॉपिक है, पहले भी आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, लेकिन यहां पर जब आप इसे एक बार पढ़ोगे एट अ ग्लिम्स, देन जब हम उसकी डिटेल्ड स्टडी पे पहुंचेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये इससे पहले आपने नहीं पढ़ा था, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर को रिवाइज करते हुए हम बढ़ेंगे आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने इससे पहले बिल्कुल हमारे लिए अनटच्ड थी, राइट, हमने जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा। क्या बात कर रहे हो मैम, फ्लावर के बारे में क्या नहीं सोचा हमने? हमें सब पता है, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है, सब पता है हमें, पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, सब पता है मैम। अरे कभी तुमने सोचा है, जब भी तुम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो शुरू कहां से करते हो? कहां से शुरू करते हो? मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक छोटू सा फ्लावर बनाया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक छोटू सा फ्लावर बनाया, तो आप कहां से स्टार्ट करते हो? ऐसा एक छोटा सा डंडा बनाते हो, ठीक है, एक कुछ ऐसी छोटी छोटी सी कोई भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर कुछ भी बना दोगे यहाँ पर, राइट। फिर बना लोगे क्या? पेटल्स बना लोगे, ठीक है ना। फिर क्या बना दोगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना दोगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना दोगे, बस बन गया तुम्हारा फ्लावर। यहाँ पर मेरा ध्यान अभी बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। फ्लावर के इस अपर स्ट्रक्चर पे, पेटल, सेपल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम पे मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर रही हूँ। मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो रीजन आपने बनाया, एक छोटा सा उसका स्टिक बना के आपने छोड़ दिया, राइट। कभी आपने सोचा कि ये जो हम इसका छोटा सा स्टॉक बना के लिख देते हैं कि ये स्टॉक है, हम वहां लिख देते हैं कि ये पेडिसिल है। कभी आपने सोचा कि फ्लावर के अंदर, सॉरी प्लांट के अंदर ये फ्लावर एक्चुअली बना कैसे बना? हमें पता है प्लांट में होता है रूट सिस्टम, हमें पता है प्लांट में होता है शूट सिस्टम, हमें पता है कि शूट सिस्टम में क्या क्या होता है, राइट। रूट की तो बात अभी हमें करनी ही नहीं है, हमें तो फ्लावर तक पहुंचना है, तो हम कहाँ आ जाएंगे? शूट पे आ जाएंगे, राइट। रूट में तो फ्लावर नहीं चाहिए ना हमें कहाँ दिखता है फ्लावर? शूट सिस्टम में दिखता है ना। इतनी बात तो क्लियर है। शूट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो शूट सिस्टम में क्या तुमने कभी सोचा कि ये फ्लावर एग्जैक्टली मैम अराइज कहां से होता है? हम तो हमेशा बस स्टॉक बनाते हैं, पेडिसल बनाते हैं, सेपल पेटल बना के बढ़ जाते हैं आगे, लेकिन उसके पहले वो कैसे बना? कभी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? ज्यादा से ज्यादा हमने ये सोचा कि मैम एक ऐसा करके बर्ड होता है ना, एक ऐसे करके बर्ड होता है ग्रीन कलर का, वो धीरे धीरे करके ओपन होता है, और जब वो ओपन होता है तो वो क्रिएट कर देता है छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, उन्हीं को हम कहते हैं सेपल्स, और फिर उसके अंदर से निकलते हैं पेटल्स और उसके बाद वाले ऑर्गन्स, है ना। यहीं से पढ़ते हो ना। आज आप समझोगे कि एग्जैक्टली शूट सिस्टम से फ्लावर अराइज कैसे होता है, राइट। ये हम पढ़ेंगे अंडर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। देखेंगे कि शूट सिस्टम में यहां पर जितने भी पार्ट्स आपको विजिबल है, एक बार सबको देख लेते हैं। दैट रिप्रोडक्टिव शूट, राइट। रिप्रोडक्टिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई उसमें फ्लावर है, तभी तो वो रिप्रोडक्टिव बना, तभी तो वो रिप्रोड्यूस कर पाया, क्लियर ना। नेक्स्ट देखोगे
एपिकल बड, एपिकल बड क्या है? वही जो बड मैंने आपको अभी बताया, ऐसे क्लोज्ड ग्रीन कलर का बड सबने देखा है ना, कलियां कहते हो जिन्हें, राइट, होता है ना। देन नोड्स एंड इंटरनोड्स, राइट, नोड्स एंड इंटरनोड्स ये वो रीजन्स हैं, ठीक है, ये वो रीजन्स हैं। नोड्स क्या है? ये दोनों पोर्शन क्या है? नोड्स, राइट। अब दो नोड के बीच का रीजन, दो नोड के बीच का स्पेस, राइट, उसका इन बिटवीन स्पेस ही क्या कहलाता है? इंटरनोड कहलाता है। क्या कहलाता है ये? इंटरनोड। क्लियर? अब यहां पर क्या होगा, जब एक फ्लावर को बनना होगा, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन्ड है कि जब आपको फ्लावर अराइज होता हुआ दिखने लगता है, उसके बहुत पहले, उसके काफी समय पहले इस बात का डिसीजन लिया जा चुका है प्लांट के अंदर कि फ्लावर को बनना है। प्लांट के अंदर काफी सारे वो चेंजेस होना स्टार्ट हो चुके होते हैं जब फ्लावर को बनना होता है, उसके बहुत ही पहले। तो वो क्या ऐसे चेंजेस है, कभी सोचा आपने? हाँ, उस लाइन में कभी ऐसे डुबकी मार के आने का सोचा? आज सोचूंगे। देखो क्या होता है, कौन से चेंजेस प्लांट के अंदर आते हैं, उसके शूट सिस्टम में आते हैं जब फ्लावर को अराइज होना होता है। चेंजेस ये आते हैं कि जो नोड्स और इंटरनोड्स के बीच का सेक्शन है, राइट, शूट सिस्टम में यही है ना, लीव्स हैं, स्टेम है, नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं, बड, यही सब है, राइट। तो इन सब में क्या क्या चेंजेस आएंगे वन बाय वन समझते हैं। सी मॉर्फोलॉजिकली इट इज अ मॉडिफाइड शूट, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्लावर की बात कर रहे हैं। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड शूट है, राइट। मॉडिफाइड शूट कहने का मतलब ये है, शूट जो है उसमें मॉडिफिकेशन होकर फ्लावर का स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर है इतनी बात? शूट में ही मॉडिफिकेशन होकर फ्लावर का स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट देखोगे आप क्या मॉडिफिकेशन हुआ, उन्हें समझेंगे। दैट it is a condensed branch in which internodes have become condensed and bringing nodes very close to each other। फिर सिंपल सी बात है कि इंटरनोड अगर कंडेंस हो जाएगा, डायग्राम आपको बहुत क्लियरली विजिबल है आओ, राइट। इंटरनोड जो है अगर वो कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होने का मतलब क्या होता है? किसी चीज का श्रिंक हो जाना। अगर इंटरनोड कंडेंस हो जाएगा तो दोनों नोड्स क्या आ जाएंगे? एक दूसरे के पास आ जाएंगे, राइट। नोड्स कैसे आ जाएंगे? एक दूसरे के पास। क्यों? क्योंकि इंटरनोड श्रिंक हो गया, कंडेंस हो गया, ठीक है। पहला चेंज हमने ये पढ़ लिया कि इंटरनोड्स क्या हुए? कंडेंस हुए, ताकि प्लांट में चेंजेस आ सके और फ्लावर बना सके। दूसरा चेंज देखते हैं क्या आएगा। दैट लीव्स आर मॉडिफाइड। जो लीव्स है, राइट, जो लीव्स हैं ये भी अपने आप को मॉडिफाई करेंगी और क्या बनाएंगी? सी हियर, मॉडिफाइड लीव्स व्हिच मींस पेटल्स। ओके, क्या बनाएंगी? पेटल्स। सी, आपने अगर आपसे इससे पहले कोई पूछता कि क्या लीव्स का भी कोई रोल है, क्या लीव्स का भी रोल है फ्लावर के फॉर्मेशन में, तो क्या आप समझ पाते? हाँ, आपको लगता लीव्स तो डिफरेंट चीज है, जो स्टेम होती है उसमें कहीं ना कहीं फ्लावर अटैच्ड है, तो स्टेम में डायरेक्टली फ्लावर कैसे आ गया? हाँ, कुछ तो मॉडिफिकेशन शूट सिस्टम में हुआ है ना, तभी तो फ्लावर अराइज हुआ। यही सारे मॉडिफिकेशंस आप यहाँ पर देख रहे हो जो होते हैं किसमें? शूट सिस्टम में। इसीलिए कहते हैं दैट फ्लावर मॉर्फोलॉजिकली क्या है, आउटर स्ट्रक्चर की हम उसकी बात करें तो वो क्या है? एक मॉडिफाइड शूट है, जिसमें सबसे पहला चेंज आएगा कि इंटरनोड जो है वो कंडेंस हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और दोनों नोड्स को एक दूसरे के पास ले आएगा। लीव्स मॉडिफाई होंगी और बनाएंगी क्या? फ्लोरल फ्लोरल होल में क्या करेंगी? अपना एक पार्टिसिपेशन देंगी, ठीक है। होल का मतलब आप सबको पता है, राइट। फ्लोरल होल्स का मतलब आप सबको पता है, कैलिक्स का अपना एक पूरा ग्रुप है, राइट, जितने भी सेपल्स होते हैं। कोरोला का अपना पूरा एक ग्रुप है। ये सारे क्या कहलाते हैं? फ्लोरल होल्स कहलाते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सब क्या कहलाते हैं? फ्लोरल होल्स कहलाते हैं, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, फ्लावर इज कॉमनली बोर्न ऑन स्टॉक कॉल्ड पेडिसल। बस मैम, यहीं तक तो पहुंचना था, इसके आगे से तो पढ़ते हैं हम, है ना। पेडिसल और स्टॉक तो हम बना देते हैं जब भी हम फ्लावर का डायग्राम बनाते हैं, यहीं तक समझना था ना, पहुंच गए, ठीक है, पहुंच गए। फ्लावर जो है वो कहां पर आएगा? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, पेडिसल पर। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको यहां दिख रहा है, पेडिसल पर आएगा फ्लावर, ठीक है, which has an upper solar region known as thalamus, राइट। यहां पर आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर एक नया टर्म जो आपने इससे पहले थैलेमस के लिए नहीं सुना है। ध्यान देंगे इस टर्म के ऊपर, टॉरस। ध्यान देंगे इस टर्म के ऊपर, टॉरस, राइट। जो थैलेमस है
जो स्वॉलन रीजन होता है, राइट, थैलेमस जो कि स्वॉलन रीजन होता है, सबसे ज्यादा फैला हुआ सबसे बड़ा रीजन होता है, जिसे क्या कहते हैं, लैंडिंग रीजन ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंडिंग रीजन ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। किसे कहते हैं, थैलेमस को, थैलेमस को लैंडिंग रीजन ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। इज इट क्लियर? और क्या क्या कहते हैं उसे, थैलेमस, रिसेप्टिकल एंड टॉरस। ओके, ये सारे हो गए पार्ट्स। अब इसके बाद वाला स्ट्रक्चर, इसके बाद वाला स्ट्रक्चर और सारे पार्ट्स तो मैम बिल्कुल क्लियर है, राइट, उन सबको तो बनाते ही आ रहे हैं, राइट। क्यों आपको ऐसा नहीं लग रहा यार बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्यों ना एक आध डायग्राम बना लिया जाए? हाँ, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बिना डायग्राम बनाए क्या मतलब है? बनाते हैं, बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना डायग्राम एक सुंदर से फ्लावर का, राइट, एक सुंदर सा फ्लावर बनाते हैं, राइट। सी, मैंने बनाया स्टॉक या पेडिसल, राइट, सबसे पहले क्या बनाया हमने, स्टॉक या पेडिसल। अब इससे सारी चीजें इसी से अटैच होंगी ना, सारी चीजें इसी से अटैच होंगी ना, जितने भी आप फ्लोरल होल्स में से बनाने वाले हो चीजें, क्या क्या चीजें बनाने वाले हो पहले लिख लें। चलो पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीजें आप यहां पर बनाने वाले हो, राइट। सबसे पहले आप बनाओगे कैलिक्स। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में क्या क्या आएगा, क्या क्या आप ड्रॉ करोगे, कैलिक्स। सेकेंड आप ड्रॉ करोगे कोरोला। थर्ड आप ड्रॉ करोगे गाइनोशियम एंड देन हम बनाएंगे एंड्रोशियम, राइट। यही सारी चीजें हमें बनानी है। तो जब आप ये कैलिक्स के अंदर, ठीक है, कैलिक्स के अंदर अच्छा क्या क्या आता है, चलो लिख लेते हैं। कैलिक्स के अंदर आते हैं हमारे सारे के सारे हरे हरे सेपल्स, राइट। देन क्या आता है कोरोला के अंदर, कोरोला के अंदर आते हैं हमारे सारे पेटल्स। यही है ना पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यही होते हैं ना पार्ट्स ऑफ फ्लावर, बिल्कुल। सी, गाइनोशियम के अंदर क्या आता है, गाइनोशियम एक कलेक्टिव टर्म है, यहां ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। गाइनोशियम एक कलेक्टिव टर्म है जिसमें हम कहते हैं कि ऑल द पिस्टल्स, ठीक है, ऑल द पिस्टल्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है, पिस्टल्स, ठीक है, जितने भी पिस्टल हैं फ्लावर के अंदर उन सब को हम कहते हैं क्या, गाइनोशियम, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम पिस्टल तो हमने मोस्टली यही देखा है कि पिस्टल तो एक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। काफी सारे ऐसे फ्लावर्स भी अवेलेबल हैं जिनके अंदर पिस्टल्स एक से ज्यादा भी होते हैं, ठीक है। पिस्टल या उन्हें हम और क्या कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं। सी, सो द पिस्टल्स ऑफ द फ्लावर, जितने भी पिस्टल हैं, राइट, जितने भी पिस्टल हैं वो सब, और क्या कहते हैं पिस्टल को, हम कार्पल भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंड्रोशियम की, तो स्टेमेंस ऑफ द फ्लावर, राइट, जितने भी स्टेमेन प्रेजेंट है एक फ्लावर के अंदर उन सारे स्टेमेंस को कलेक्टिवली आप कहोगे क्या, एंड्रोशियम। क्लियर है इतना? स्टेमेंस ऑफ द फ्लावर कलेक्टिवली, स्टेमेंस ऑफ द फ्लावर कलेक्टिवली, राइट, जितने भी स्टेमेंस हैं और जितने भी पिस्टल्स हैं, यहां पर भी आपको कलेक्टिवली टर्म यूज करना है, ठीक है, कलेक्टिवली टर्म यूज करना है। क्लियर है ना इतनी बात? ये बिल्कुल बेसिक से पार्ट्स ऑफ फ्लावर थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इनको अब हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक। चलो कर लेते हैं ड्रॉ। सी, आपने बनाया स्टॉक, आपने बनाया स्टॉक, आपने बना दिए कुछ सेपल्स, ठीक है, आपने बना दिए कुछ सेपल्स। अब आप क्या बनाओगे, पेटल्स बनाओगे ऑब्वियसली, राइट। यहां से हमने बना दिए कुछ पेटल्स, ये हो गया आपका पेटल्स, राइट। कैलिक्स एंड कोरोला डन। नेक्स्ट क्या बनाएंगे हम, गाइनोशियम। क्लियर? अब क्या बनाएंगे हम, गाइनोशियम। सी, मैंने बनाया गाइनोशियम, क्लियर? ये क्या बना दिया हमने, गाइनोशियम। गाइनोशियम के अंदर क्या ड्रॉ किया हमने, पिस्टिल या कार्पल, राइट, पिस्टिल या कार्पल। नेक्स्ट हमें क्या बनाने हैं, हमें अब बनाने हैं इसके अंदर स्टेमन्स, राइट, हमें बनाने हैं इसके अंदर स्टेमन्स, राइट। स्टेमन्स बनाने के साथ साथ आपको उसमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा,
एंथर को भी ड्रॉ करना पड़ेगा और फिलामेंट को भी ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों उसी के पार्ट हैं, राइट। तो ये हमने बना दिया एंथर एंड फिलामेंट, दैट मीन्स स्टेमन। ओके, अब आप समझोगे यहां कि ये जितने भी पार्ट्स आपने ड्रॉ किए, ये जितने भी पार्ट्स आपने ड्रॉ किए, चाहे वो पिस्टिल हो, चाहे वो स्टेमन हो, चाहे वो पेटल्स हो, चाहे वो सेपल्स हो, ये सब कुछ आके कहां पर अटैच हुआ? इस रीजन में। एक बॉक्स बनाऊंगी मैं, ध्यान देंगे, ये सब कुछ आकर कहां अटैच हुआ? इस रीजन पर। इसी रीजन को जो मैंने आपको कहा अभी, हम कहते हैं लैंडिंग रीजन ऑफ द फ्लावर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज थैलेमस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसेप्टिकल एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉरस। ठीक है, यही है वो लैंडिंग रीजन ऑफ द फ्लावर। ठीक है, इसके लिए हमने कितने नाम देख लिए हैं? कितने नाम देख लिए? इसके लिए हमने 3, राइट, थैलेमस, रिसेप्टिकल एंड टॉरस। क्लियर है इतनी बात? सब कुछ आके अटैच यहीं पर होगा। डन ना इतना? ये क्या बनाया हमने यहां पर? ये क्या बनाया हमने यहां पर? पेडिसिल, पेडिसिल या स्टॉक, राइट, कुछ भी कह सकते हो, पेडिसिल। डन। ये क्या बनाया हमने? स्टेमन्स, पिस्टिल, पेटल्स एंड सेपल्स। क्लियर इतनी बात? चलो भाई, हो गई ड्राइंग, पढ़ लिया हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब देखते हैं क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर को क्या समझेंगे अब कि एग्जैक्टली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर जो है वो कैसा दिखता है। चलिए एक बार मैं देख लूं जरा कि अब आपको पढ़ना है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर जो है, जिसे आपने देखा कि हम कहते हैं क्या? एंड्रोशियम। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। चलो एक बार और लिख लेते हैं, एक बार और सही, राइट, एक बार और सही। एंड्रोशियम दिखाई दे रहा है ना इमेज में? हाँ, दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ कुछ चलता हुआ एंड्रोशियम दिखाई दे रहा है। एंड्रोशियम दिखाई दे रहा है, क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि आपको सारे के सारे स्टेमन्स दिखाई दे रहे हैं, राइट ना? सारे स्टेमन्स को ही तो कलेक्टिवली हमने एंड्रोशियम पढ़ा ना, राइट? तो ये सब आपको क्या दिख रहा है? एंड्रोशियम दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर अगर मैं पूछूं पर्टिकुलरली ये क्या है, तो आप बोलोगे मैम ये एक स्टेमन है ना? एक स्टेमन के अंदर भी आपको क्या दिख रहा है? एक ब्राउन रीजन दिख रहा है और कुछ नीचे वाला रीजन दिख रहा है, ट्यूब लाइक, है ना, जिससे वो क्या होगा? अटैच्ड होगा। यही तो है पार्ट्स ऑफ स्टेमन जो आपको यहाँ पढ़ने हैं। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्टेमन जो आपको अब पढ़ने हैं। ओके, स्टेमन के होंगे 2 पार्ट, ठीक, स्टेमन के होंगे 2 पार्ट। चलो क्यों ना एक और बना ले। हाँ, इनका तो ठीक है, अपना खुद का पर्सनल बना ले। हाँ, बायोलॉजी पढ़ने आए हैं और डायग्राम नहीं बनाएंगे तो फिर क्या ही मतलब है? हाँ, कुछ मतलब है क्या? बताओ। एंथर बनाने के लिए क्या मैं ग्रीन कलर यूज कर लूं? बताओ। नहीं, रेड कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, देखेंगे। सबसे पहले मैंने बना दिया एंथर, है ना? सबसे पहले मैंने बना दिया एंथर। अब मुझे क्या बनाना है कि एंथर जो है इसे थैलेमस तक ले जाकर जोड़ने वाला एक कोई ट्यूब भी तो है ना, राइट? उसे बनाते हैं। सी, ये मैंने बनाया एंथर और ये मैंने बना दिया उसका फिलामेंट। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया? उसका फिलामेंट। तो किसी भी स्टेमन में, राइट, किसी भी स्टेमन में होते हैं 2 पार्ट, ठीक? किसी भी स्टेमन में होते हैं 2 पार्ट। कौन कौन से? एंथर एंड फिलामेंट, राइट? अब ये जो एंथर है और ये जो फिलामेंट है, इनके बारे में आपको और क्या क्या समझना है? क्यों मैं जब भी एंथर को ड्रॉ कर रही हूं तो मैं ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स बना रही हूं? क्यों मैं ऐसा क्यों नहीं ड्रॉ कर सकती? डायरेक्टली मैं ऐसे एंथर बनाऊं और ऐसे फिलामेंट बना दूं? क्यों मैं ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकती? मैं बार बार उसे इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड क्यों कर रही हूं? बताएंगे मुझे? क्योंकि उसके अंदर 2 पार्टीशंस अवेलेबल है, तो मैं उसे सिंगल में कैसे बना दूं? मुझे भी उसे 2 पार्टीशंस में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? क्या है ये पार्टीशंस? दीज आर द लोब्स। क्या है ये पार्टीशंस? दीज आर द लोब्स। सी, फिलामेंट क्या हुआ? एक लॉन्ग और स्लैंडर सा स्टॉक है जो एंथर को थैलेमस तक ले जाकर जोड़ता है। क्लियर ना इतनी बात? नेक्स्ट देखोगे एंथर। एंथर क्या है? एंथर एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, राइट? यहां पर यूज किया गया है टर्म टर्मिनल, राइट? टर्मिनल क्यों? क्योंकि वो फिलामेंट के एक बिल्कुल एंड पर सिचुएटेड होता है। फिलामेंट के कहां पर होता है? उसके एक टर्मिनल एंड पर सिचुएटेड होता है। कौन? एंथर। इसलिए हम कहते हैं दैट एंथर इज अ टर्मिनल बायलोब्ड स्ट्रक्चर। क्लियर इतनी बात?
टर्मिनल है और बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। अब ये बायलोब्ड को ध्यान से समझना, बायलोब्ड का मतलब है कि इसके अंदर पाए जाते हैं दो लोब, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। हाँ, इसको फर्स्ट या इसको सेकेंड भी बोल सकते हो। हाँ, समझना बात को, ये क्या है, दो अलग अलग लोब हैं एंथर के अंदर। ठीक है, ये दो पार्टीशन तक तो समझ गए ना, अभी यहाँ बात रुकेगी नहीं। ठीक, अभी यहाँ बात रुकेगी नहीं, पार्टीशन अंदर अभी और भी अवेलेबल है। सी, जो प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट का, ठीक है ना, प्रॉक्सिमल एंड जो है फिलामेंट का वो अटैच्ड होता है यहां पर, ठीक है ना, यहां पर किससे अटैच्ड होता है, थैलेमस से, राइट। थैलेमस को क्यों मैंने इतना बड़ा डब्बा बना के समझाया था, क्योंकि बार बार आपको ये चीज समझनी होगी कि इसका जो टर्मिनल एंड है, राइट, उस पे जुड़ा हुआ है एंथर, और यहां पर अगर हम बात करें तो ये फिलामेंट जाके कहां अटैच हुआ है, थैलेमस से। कौन से एंड पर, प्रॉक्सिमल एंड पर। प्रॉक्सिमल का मतलब आप लोग समझते हो, बताएंगे जरा, प्रॉक्सिमल का मतलब कौन कौन समझता है, बताएंगे जरा। अच्छा, प्रॉक्सिमल का जो बिल्कुल अपोजिट पार्टी है ना, अपोजिशन, कौन है वो, डिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमल या डिस्टल का मतलब क्या होता है, बताएंगे जरा मुझे, आप ही बता दीजिए भाई। देखो देखो, यहां प्रॉक्सिमल का मतलब होता है, राइट, क्लोजर टू द बिगिनिंग। ठीक है, क्लोजर टू द बिगिनिंग। प्रॉक्सिमल एंड की जब भी आप किसी भी स्ट्रक्चर की बात करोगे ना बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर आपने कोई भी स्ट्रक्चर की बात की, ठीक, तो आप जब उसका कौन से एंड की बात कर रहे हो, प्रॉक्सिमल, तो उसका मतलब है कि जो उसकी बिगिनिंग के सबसे क्लोज है। तो बिगिनिंग कहां से हुई होगी फिलामेंट की, सोचो, फिलामेंट कहां से अराइज होना स्टार्ट होगा, हाँ, हवा में उड़ के आके तो थैलेमस से जुड़ा नहीं होगा ना, थैलेमस से अटैच्ड होगा और फिर उससे ग्रो करते करते ऊपर की तरफ बड़ा होगा। एग्जैक्टली राइट दैट, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि थैलेमस से अगर वो अटैच्ड है तो थैलेमस से ही ग्रो करते करते ऊपर पहुंचा होगा, तो उसकी बिगिनिंग कहां से हुई, थैलेमस से हुई। तो थैलेमस से अटैच्ड वाला जो रीजन है वही उसका कौन सा एंड होगा, प्रॉक्सिमल एंड होगा, राइट, क्योंकि प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, क्लोजर टू द बिगिनिंग। क्या होता है, लिख लेते हैं हम यहाँ पर, हाँ, लिख लेते हैं। बायोलॉजी में नोट्स बनाने से और डायग्राम बनाने से तो कभी आलस हम कर ही नहीं सकते, है ना। तो क्लोजर टू द बिगिनिंग, एंड डिस्टल का मतलब क्या होता है, उसी का अपोजिट हो जाएगा, फर्दर अवे, राइट, उससे दूर की तरफ। क्लियर, प्रॉक्सिमल एंड एंड डिस्टल एंड। तो अभी यहां पर हमसे क्या कहा गया कि जो फिलामेंट है वो थैलेमस से, ठीक है, या फ्लावर के पेटल्स से कौन से एंड पर अटैच्ड है, प्रॉक्सिमल एंड पर अटैच्ड है। क्लियर इतनी बात। अब अगर कोई इसको घुमा फिरा के कितने भी एमसीक्यू में, असर्शन में कहीं भी दे दे तो हम घूमने वाले नहीं है। आगे देखोगे कि द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेंस, हाँ, बायोलॉजी में कभी भी ऐसा हुआ है कि एक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसको पूरा अच्छे से समझ लिया, तो बस अब वो हर जगह, हर प्लांट में, हर फ्लावर में सेम चलेगा। हुआ है कभी आज तक ऐसा? एग्जैक्टली नॉट, कभी नहीं हो सकता। हमेशा क्या आते हैं, वेरिएशंस, हमेशा क्या आते हैं, एक्सेप्शंस। यहां पर भी क्या है, जितने भी एक फ्लावर के अंदर स्टेमन्स, हम कह रहे हैं कि जितने भी स्टेमन होंगे उन सबको कलेक्टिवली एंड्रोशियम कह दिया, तो ये जो जितने भी है, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता। अलग अलग स्पीशीज के फ्लावर में अलग अलग नंबर ऑफ स्टेमन्स पाए जाते हैं, और सिर्फ नंबर ही नहीं, उनका शेप भी अलग अलग होता है। ठीक है ना। देखेंगे यहां पर। अब अगर आप सोचोगे कि अब ये इसको हम कैसे समझें, इसे हम कैसे समझें, अलग अलग तरह के स्टेमन हैं, नंबर भी अलग अलग है, तो समझेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। क्लियर इतनी बात, समझेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, 10 फ्लावर्स का सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। 10 फ्लावर्स का सैंपल कलेक्ट करेंगे, हर एक फ्लावर से एक एक स्टेमन को निकालकर हमारे पास कितने सैंपल हो गए, 10, राइट। हर एक फ्लावर से एक एक स्टेमन को हमने निकाल लिया। अब ये जो 10 फ्लावर्स आपने लिए हैं, एक ही प्लांट से ना तोड़ना, क्या करना है, अलग अलग स्पीशीज के लेना है, तभी तो वैरायटी मिलेगी। अलग अलग स्पीशीज के 10 फ्लावर लिए, हर एक फ्लावर से एक एक स्टेमन लिया, आपके पास हो गए 10 स्पीशीज के 10 स्टेमन, राइट, हो गए ना। अब 10 स्टेमन्स को आपको क्या करना है, देखेंगे, सबको एक स्लाइड पे अरेंज करा, देन आपने क्या किया, उन सब को केयरफुली ऑब्जर्व किया एक डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में, और आपको पता चला कि ये जितने भी आपने एंथर्स के सैंपल लिए हैं, स्टेमन के सैंपल लिए हैं, इन सब में आपको मिलेगी एक वाइड रेंज, ठीक है, जो कि क्या दिखाएगी कि एंथर का
एंथर का अटैचमेंट जो है फिलामेंट से वो अलग अलग स्पीशीज के स्टेमन में अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो, राइट। एक एंथर वही है, फिलामेंट वही है, राइट। ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टेमन ही है, लेकिन सब में कितना वेरिएशन है, क्यों है? और ये वेरिएशन सिर्फ इस वजह से क्योंकि एंथर का फिलामेंट से अटैच होने का तरीका बदल गया, पैटर्न बदल गया, राइट ना। इसीलिए हम कहते हैं कि जो नंबर है और शेप एंड अटैचमेंट है स्टैमन के अंदर, वो सब क्या करता है, वेरी करता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, यहां पर एंथर फिलामेंट से किस तरीके से अटैच्ड है, हाँ यहां पर देखो आपको फिलामेंट जो है पूरा जो उसका कनेक्टिव है वहां पर विजिबल है, इसमें फिलामेंट कनेक्टिव यहां तक भी है उसका, ठीक है ना। फिलामेंट इसके अंदर भी यहां तक कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि फिलामेंट यहां तक नहीं है, लेकिन वो उसमें विजिबल नहीं है, वो कंप्लीटली उसके ऊपर से एंथर जो से क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। यहां पर एंथर में आपको देखोगे कि फिलामेंट विजिबल हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा झांक रहा है, पीछे से झांक रहा है ना। यहां देखोगे कि वो एंथर से कहां अटैच हुआ फिलामेंट, बिल्कुल उसके सेंटर से, राइट। कहां अटैच हुआ, बिल्कुल एक सेंटर से, राइट। दूसरे में आप देखोगे कि एंथर की पोजीशन ही कुछ अलग सी हो गई, एंथर के जो दो लोब थे उनकी पोजीशन ही कुछ अलग सी हो गई, ऐसी कुछ पोजीशन बन गई, राइट। नेक्स्ट में आप देखोगे कि यहां पर भी एंथर के जो दोनों लोब थे वो दो अलग अलग जाके रीजन पे जाके फिलामेंट से अटैच हो रहे हैं, राइट। एंथर है, फिलामेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन वो बिल्कुल ही अलग ही तरीके से दो रीजन पे जाके अटैच हो रहे हैं, दोनों अलग अलग लोब में, राइट। और यहां पर तो भाई कहानी ही बदल गई, हाँ एक लोब कहां और दूसरा लोब कहां, एंथर का, राइट। तो इस तरह से वेरिएशन पाए जाते हैं और वैरायटी पाई जाती है किस चीज में, अटैचमेंट ऑफ एंथर टू द फिलामेंट, ठीक है। किस में पाए जा रहे हैं ये सारे वेरिएशंस, स्टेमन में, ठीक है। स्टेमन का नंबर भी वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज, और उनका शेप भी वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इस एक्टिविटी से आपको कि एंथर का, स्टेमन का जो शेप है और नंबर है वो वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। इतनी बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाए। अब आप देखोगे इन डिटेल, ठीक है। अब आप समझोगे इन डिटेल कि एग्जैक्टली ये जो एंथर है ना हमारी कहानी का हीरो, फ्लावर्स की, प्लांट्स की, राइट, उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल की कहानी का हीरो कौन है, एंथर। एंथर का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं, उसके अंदर ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो एट द एंड जाके मेल गैमीट का फॉर्मेशन करने वाले हैं, जो हमने गैमीटोजेनेसिस में देखा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू मेल गैमीट को बनाने वाले हैं। इन सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए हम देखेंगे कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखेंगे ध्यान से, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर। अब क्यों बार बार एंजियोस्पर्म कह रहे हैं ये तो आप समझ चुके हो ना, क्यों बार बार एंजियोस्पर्म कह रहे हैं इतना तो समझ चुके हो ना, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में ही फ्लावर्स हैं, राइट। सी, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, उसमें पाए जाते हैं दो लोब्स, और इसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि अभी डिविजन्स खत्म नहीं हुए हैं, इसके अंदर और भी फर्दर डिविजन्स आएंगे। तो कौन से डिविजन्स आएंगे देखेंगे, आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर दो लोब्स दिखाई दे रहे हैं, यानी दो लोब दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें कि कट करके देखते हैं अंदर और भी डिवीजन तो नहीं है, हाँ, तो आपने क्या किया, उसे कट कर दिया, राइट। क्या कर दिया, उसे कट कर दिया। अब आपने जब एंथर को कट करके देखा, ठीक है, उसका एक सेक्शन लेकर देखा, राइट, उसका एक सेक्शन लेकर देखा, तो आपको समझ आया कि इसके अंदर तो और भी ज्यादा डिविजन्स हैं, राइट। ये जो दो लोब हमें दिखाई दे रहे हैं ये तो है ही, हाँ, इन दो लोब को एक काम करते हैं हम यहां से डिवाइड करते हैं, राइट। ये जो दो लोब हैं, ये दो लोब तो हैं ही, राइट, ये पूरा एक लोब है और ये पूरा एक लोब है, राइट। लेकिन इन लोब्स के अंदर, इन लोब्स के अंदर और भी ज्यादा डिविजन्स पाए जा रहे हैं, और वो डिविजन्स क्या हैं, उन्हीं डिविजन्स को हम कहते हैं थीकास। क्या टर्म है ये, ध्यान से समझना, इन डिविजन्स को हम कहते हैं थीका, ठीक। ये जो एक पार्टीशन आपको यहां दिख रहा है, दूसरा पार्टीशन आपको यहां दिख रहा है, इन्हें हम क्या कहते हैं, थीका। क्या कहते हैं, थीका, ठीक। अब इस स्टेटमेंट को आप कैसे फ्रेम करोगे, दैट एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंड ईच लोब हैविंग टू थीका, सो वी कैन कॉल इट एज डायथेकस। एक लोब को क्या कह सकते हो आप, डायथेकस कह सकते हो। देखेंगे यहां डायथेकस का मतलब क्या है। डायथेकस का मतलब, डाय का मतलब होता है मैम दो, और थेकस का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या है, दो थीका। किसके अंदर, एक लोब के अंदर, ठीक है ना। ईच लोब इज डायथेकस, ओके। तो ओवरऑल कितने थीकास हो गए, 4, जैसा कि यहां पर आपको दिख भी रहा है। अच्छा, ये सेक्शन कौन सा है,
कौन सा सेक्शन लिया है हमने? ये हमारा सेक्शन है ट्रांसवर्स सेक्शन। कौन सा सेक्शन है ये? ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस ऑफ एंथर। ओके, टीएस ऑफ एंथर है ये। टीएस ही क्यों लिया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, और हमेशा क्यों ट्रांसवर्स सेक्शन से ही हम एंथर की स्टडी कर पाते हैं? इस बात को समझने के लिए आप बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाओ, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आपने इस तरीके से समझा हुआ है कि उसके अंदर 2 लोब है, राइट? अगर आप उसको लॉन्गिट्यूडनली का मतलब होता है लेंथ के अलोंग काटना, अगर आपने उसको ऐसे लॉन्गिट्यूडनली लेंथ के अलोंग काट दिया तो आपको कौन से 2 पार्ट मिलेंगे? एक लोब मिलेगा अलग, दूसरा लोब मिलेगा अलग। इस लोब के होंगे 2 थीका, इस लोब में होंगे 2 थीका। तो जब आपको ये सेक्शन मिलेगा, आप इस एक सेक्शन की स्टडी करोगे, उसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही थीकाज मिलेंगे, दूसरे 2 थीकाज तो मिलने से रहे। इसलिए आप क्या करते हो, इसको लेंथ के अलोंग काटने की बजाय हम काटते हैं उसे ट्रांसवर्सली, ताकि आपको क्या मिल सके, उसके अंदर के चारों थीकास एक ही सेक्शन में आप उनकी स्टडी कर सको। इसलिए हमेशा एंथर को आप कैसे पढ़ोगे? टीएस में पढ़ोगे, ठीक है? अब ये जो एंथर का बायलोब्ड नेचर है, इसे आप हमेशा कैसे पढ़ोगे? ट्रांसवर्स सेक्शन में ही पढ़ोगे, क्योंकि वो ट्रांसवर्स सेक्शन में ही आपको चारों चीजें विजिबल होंगी अच्छे से। क्लियर? इतनी बात क्लियर है एंथर के बारे में, राइट? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे कि एंथर, क्योंकि उसके अंदर आपको चार अलग अलग आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, राइट? 4 अलग अलग उसके अंदर क्या दिखाई दे रहे हैं? कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप उसे क्या कह सकते हो? टेट्रागोनल या 4 साइडेड स्ट्रक्चर कह सकते हो। एंथर को 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमको दिखाई दे रहे हैं 4 अलग अलग चैम्बर्स, राइट? अभी सिर्फ हम पार्टीशन तक की बात कर रहे हैं, उसके अंदर वाला इंटरनल स्ट्रक्चर तक अभी हम पहुंचे नहीं है। समझना बात को ध्यान से। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सेक्स। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये धीरे धीरे डेवलप करेगा और वो क्या बना लेगा? पॉलन सेक्स। मैम कहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया है? कहाँ है माइक्रोस्पोरेंजिया? हमें नहीं पता। हाँ, आपने कहा था बताओगे आगे जाके। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ है? देखो, ये जो आपने पढ़ा कि थीका है ना? हर लोब के पार्टीशन है 2, और वो 2 पार्टीशन अलग अलग क्या कहलाते हैं? थीका। इन थीकास के अंदर जो पूरा एक क्या है? सेल्स का मास। ध्यान से समझना, ये जो पूरा इन थीकास के अंदर सेल्स है ना, पूरा जो रीजन है, पूरी जो कैविटी है, राइट, वो पूरी क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है वो? पूरी की पूरी माइक्रोस्पोरेंजिया। यही धीरे धीरे क्या करेगा? डेवलप करेगा और अपने अंदर एक कैविटी, ठीक है, एक अलग स्ट्रक्चर को बनाएगा। ध्यान से समझना, जैसे जैसे सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहां समझना, ओके, यहां समझना कि स्ट्रक्चर क्या है? सेम। ओके, स्ट्रक्चर क्या है? सेम। ये बना दिए मैंने आपके 4 थीकास, ठीक है? अभी इसकी कुछ लेयर्स भी आप पढ़ोगे। ये मैंने क्या बना दिए? इसके 4 थीकास, ठीक? अब इन थीकास के अंदर ये जो मैंने रीजन बनाया, ठीक है ना, ये जो मैंने रीजन बनाया, ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है? इनका ही फर्दर डेवलपमेंट होना है, और इनकी जैसे जैसे डेवलपमेंट में स्टेजेस बदलती जाएंगी, इनके नाम में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है? इन सब चीजों को लास्ट में हम एक फ्लो चार्ट में भी उतारने वाले हैं, ताकि ये सारे डेवलपमेंट के स्टेजेस के साथ इनके नाम कैसे बदल रहे हैं, इस चीज पे हम आगे जाके कभी भी कंफ्यूज ना हो। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चीजें वही हैं जो धीरे धीरे डेवलप करके अपने नाम को बदलेंगी, क्योंकि अब उनका स्ट्रक्चरल चेंज हो चुका है। समझना, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है इनके अंदर, थीकास के अंदर, यही डेवलप करेंगे और अपने अंदर बनाएंगे पॉलन सैक्स को। क्लियर? देन होगा क्या? अब ये जो पॉलन सैक्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनली पूरे थीका के अंदर रन करेंगे, ठीक है? ये जो पॉलन सैक्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनली पूरे थीका के अंदर रन करेंगे। ये जो थीका है, राइट, ये जो पूरा एक लोब है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे 2 थीकास बना दिए, तो ये लॉन्गिट्यूडनली पूरा इसके अंदर 2 चैम्बर है ना, एक लोब के अंदर, एक ही लोब के अंदर, ये पूरा लॉन्गिट्यूडनली रन करेगा। यहां से लेकर यहां तक ये पूरे थीका में माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि पॉलन सैक की कैविटी है, राइट? तो इसे हम क्या कहेंगे? दैट दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर। और इसके अंदर भरा होगा क्या भरा होगा इसके अंदर? पोलन ग्रेन्स, ठीक है? जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पोलन ग्रेन्स बाहर की तरफ गिरते हुए, बिखरते हुए, फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना।
क्यों? क्योंकि ये पोलन सैक है जिसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होके पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, और पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ ही इसलिए है ताकि वो बाहर जाके पिस्टिल तक पहुंच सके। तो इसलिए वो क्या हुआ, फिर वहां से रिलीज हो गया। ये जो पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए हैं इन्हीं को हम कहते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। जब एंथर डेहिसाइज करना मतलब रिलीज करना, क्या रिलीज करता है? पोलन ग्रेन्स को रिलीज करता है, उसी को कहते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। क्या कहते हैं? डेहिसेंस ऑफ एंथर। क्या कहते हैं इसे? डेहिसेंस ऑफ एंथर। जब वो क्या करता है, अपने पोलन ग्रेन्स को रिलीज करता है। क्लियर इतनी बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? जो आपने देखा कि एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम आपने देखा प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। अब इसमें मैम ने बोला कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे और वो बनाएगा पोलन सैक एंड पोलन ग्रेन्स को बनाएगा। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, और ये प्रीवियसली कैसा था? समझ रहे हो बात को? प्रीवियसली कैसा था? जब वो कैसा था, एक यंग एंथर था, और फिर चेंजेस आने के बाद वो क्या बना, एक मैच्योर एंथर बना। समझना, अभी आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है, छोटा सा जो भी आप चीजें पढ़ने वाले हो, ये आप पढ़ रहे हो किसकी? एक यंग एंथर की। ठीक है, कि इसके अंदर कितनी वॉल लेयर्स हैं, इसके अंदर कितनी वॉल लेयर्स हैं, कौन कौन सी सेल्स हैं, किस लेयर का क्या फंक्शन है, अभी आप सिर्फ इतना पढ़ रहे हो। जब इस यंग एंथर का फर्दर डेवलपमेंट होगा और ये मैच्योर एंथर कहलाएगा, उसका स्ट्रक्चर बहुत ही अलग होगा, जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? आज आप जो पढ़ रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर। क्लियर इतनी बात? देखेंगे एक यंग एंथर के अंदर होती हैं 4 वॉल लेयर्स। एक यंग एंथर के अंदर होती हैं 4 वॉल लेयर्स। कौन कौन सी वॉल लेयर्स हैं समझेंगे यहां पर। सबसे पहले होती है एपिडर्मिस। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर होती है उसकी एपिडर्मिस। सी, बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर ये है उसकी एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट अगर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस तो होती ही है मैम आउटर मोस्ट। हमेशा डर्माटोम में एपिडर्मिस जो होता है वो आउटर मोस्ट स्किन की लेयर के लिए ही यूज किया जाता है, राइट? ह्यूमन बींग्स के लिए भी सेम टर्मिनोलॉजी है। क्लियर इतनी बात? अब एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। तो एपिडर्मिस जो आउटर है उससे जस्ट अंदर की तरफ वाली जो लेयर है उसी को हम कहते हैं एंडोथीशियम। क्या कहते हैं? एंडोथीशियम। एपिडर्मिस हुआ, एंडोथीशियम हुआ। अब उसके जस्ट अंदर आप समझोगे, यहां पर आपको दिख रहा है ये सर्कुलर स्ट्रक्चर, यही बाकी है, राइट? इसके अंदर एक और सर्कल है। क्लियर? अब ये वाला जो सर्कल है आपका, ये है टेपेटम। ये क्या है? टेपेटम। अब आप समझोगे कि ये जो टेपेटम और एंडोथीशियम के बीच में जितनी भी नंबर ऑफ सेल्स हैं, जितनी भी नंबर ऑफ लेयर्स हैं, ओके, किसके बीच में? एंडोथीशियम और टेपेटम के बीच में जितनी भी नंबर ऑफ लेयर्स हैं उन सबको हम कहते हैं मिडिल लेयर्स। उन सबको कहते हैं मिडिल लेयर्स। क्या कहते हैं? मिडिल लेयर्स। ठीक, तो एपिडर्मिस हुआ, उसके अंदर एंडोथीशियम हुआ, एंडोथीशियम और टेपेटम के बीच में सारे के सारे मिडिल लेयर्स आए। अब ये जो टेपेटम है इसके अंदर लास्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, एक सर्कल दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्पोरोजेनस टिश्यू। अब आपका पूरा फोकस होना है स्पोरोजेनस टिश्यू के ऊपर। इसी को आपको बहुत ध्यान से समझना है और टेपेटम को आपको बहुत ध्यान से समझना है। क्यों मैम? बाकी 3 वॉल लेयर को क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये जो 3 वॉल लेयर है, राइट, ये जो 3 वॉल लेयर आपने देखी, इनका फंक्शन है एंथर को, उसके स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और जब इन 3 वॉल लेयर्स को ब्रेक करके इससे पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे तो उनका रिलीज करवाना, डेहिसेंस करवाना। बस ये इन 3 लेयर्स का फंक्शन है। मेन जो फंक्शन अब आपको आगे पढ़ने हैं जिससे पोलन ग्रेन का, मेल गैमीट का फॉर्मेशन होना है, वो आएगा कहां पर? टेपेटम एंड स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर। क्लियर है इतनी बात? ये लेयर्स का आपने स्ट्रक्चर यहां देखा कि टेपेटम क्या है और स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है। इन दोनों टर्म्स को याद रखना। इतनी जितनी भी चीजें आज हमने पढ़ी हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में, स्पोरोजेनस टिश्यू के बारे में एंड टेपेटम के बारे में, इन लेयर्स के बारे में, इन सब को अच्छे से रिवाइज करके आना है। नेक्स्ट क्लास में माइक्रोस्पोरेंजियम का ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम का ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो और इसके सिर्फ 2 फंक्शंस आप और देखने वाले हो। उसके बाद आप पढ़ने वाले हो नेक्स्ट क्लास में कि फाइनली
मेल गैमीट का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से कैसे होता है, राइट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को पढ़ने से पहले एक जनरल सा फंक्शन आपको जानना जरूरी है कि टेपिटम और स्पोरोजेनस टिश्यू ही मैडम क्यों बोल रही हैं कि आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, बिकॉज टेपिटम ही वो लेयर है जिसकी हर एक सेल का साइटोप्लाज्म इतना ज्यादा डेंस होता है और इसके अंदर इतना ज्यादा मटेरियल होता है जो कि प्रोवाइड करता है अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू की सारी सेल्स को नरिशमेंट, ठीक है। स्पोरोजेनस टिश्यू जो अंदर प्रेजेंट है उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं कौन, टेपिटम की सेल्स, ठीक है। तो ये फंक्शन हुआ टेपिटम की सारी सेल्स का, और स्पोरोजेनस टिश्यू की सारी सेल्स क्या करेंगे मैम, क्यों चाहिए इन्हें इतना नरिशमेंट, क्योंकि स्पोरोजेनस टिश्यू की सारी सेल्स ही पोटेंशियल पॉलन मदर सेल्स होती हैं। अब ये क्या टर्म है और ये मदर सेल है तो डेफिनेटली यही करने वाली है क्या, कोई ना कोई रिप्रोडक्शन का खेल, राइट। तो इतनी ग्लिम्स आपको मिल गई, पूरी की पूरी कहानी आपको मिलने वाली है नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आप पढ़ोगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, कैसे होता है और कैसे मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, राइट। आई होप आज के लेक्चर के सारे टॉपिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से पढ़ के, अच्छे से नोट्स को मेंटेन करके रिवाइज करके आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट टॉपिक।